Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous session we have discussed about the unit water pollution and water quality standards. ओके तो लास्ट टाइम हमने वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखे थे कि वाटर क्वालिटी मतलब कैसे मेजर होती है फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स पे और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे। तो उसमें जो था लास्ट टॉपिक हमारा वो था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। तो वहाँ हमने पीएच तक देखा हुआ था कि पीएच के ऊपर कौन सा मतलब डिफरेंस आता है, क्या मतलब जो है वो उसमें जनरेट होता है। ओके, अब इससे आगे हम देखते हैं आज के इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे मतलब मेजर होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट वाटर पे, वो देखते हैं। द टेस्ट एंड ऑर्डर थ्रेशोल्ड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर आर एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 0.05 एंड 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि टेस्ट और ऑर्डर के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो वाटर में है वो बिटवीन 0.05 टू 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। द रोटन एग वाटर ऑर्डर of hydrogen is a result of oxygen depletion and subsequent reduction of sulfate by bacterial activity। ओके, तो ये जो मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन डेप्लेशन की हिसाब से उसमें ऑर्डर मतलब प्रोड्यूस करता है। ऑर्डर यानी एक टाइप का स्मेल जो है वो जो रोटन एग होता है, यानी कि एग जैसे जो स्मेल है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ सल्फेट है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी से होता है। तो ये दो पॉइंट है आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसा ऑर्डर जो है वो मतलब जनरेट होता है, और जो सल्फेट का रिडक्शन है वो बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। और उसका जो मेजरमेंट है वो बिटवीन 0.05 टू 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड का। ओके, तो ये था आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे आगे है आयरन। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है आयरन। अनएरोबिक ग्राउंड वाटर में कंटेन फेरस आयरन एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अप टू सेवरल मिलीग्राम पर लीटर विदाउट डिस्कलरेशन और टर्बिडिटी इन वाटर व्हेन डायरेक्टली पंप्ड फ्रॉम द वेल। देखो कोई भी मतलब अनएरोबिक ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि उसमें अगर एयर नहीं होती है, मौजूद नहीं होती है, तब क्या होता है कि उसमें फेरस आयरन होता है वो पानी में एट कॉन्सेंट्रेशन अप टू सेवरल मिलीग्राम पर लीटर, मतलब कुछ मिलीग्राम पर लीटर कुछ मिलीग्राम जो है उसमें फेरस आयरन मौजूद रहता है विथआउट डिस्कलरेशन, यानी कि उसमें कलर्स जो है आयरन का वो प्रोड्यूस नहीं होता। अब आयरन का कलर आपको पता है कि वो रेडिश टाइप का होता है, तो पानी जो है वो रेडिश टाइप का नहीं बनता अगर कुछ मिलीग्राम पर लीटर हो तो, और टर्बिडिटी भी नहीं होती पानी में वन डायरेक्टली पंप्ड इनटू द फ्रॉम द वेल। जब हम डायरेक्ट पंप से वेल से पानी जो है वो लेते हैं तब ऐसी इफेक्ट्स जो है वो नहीं होती है। ऑन एक्सपोजर टू एटमोसफियर द फेरस आयरन ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयरन गिविंग रेडिश ब्राउन कलर। देखो मैंने जैसे कहा था, अगर वो एटमोसफियर के टच में आता है पानी आयरन वाला, तो जो फेरस आयरन ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयरन, फेरस आयरन से क्या बन जाता है, वो फेरिक आयरन बन जाता है, और उससे क्या होता है कि वाटर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर टाइप का हो जाता है। आयरन ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो आयरन होता है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उसे भी प्रमोट करता है। एट लेवल अबव 0.3 मिलीग्राम पर लीटर आयरन स्टेन्स लॉन्ड्री एंड प्लम्बिंग फिक्सर्स। यानी कि 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर आयरन आपका वाटर क्वांटिटी में बढ़ जाता है तो वो लॉन्ड्री में स्टेन्स प्रोड्यूस करता है और पंपिंग फिक्सचर्स को भी स्टेन पहुंचाता है, यानी कि नुकसान करता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को लॉन्ड्री और प्लम्बिंग फिक्सचर में प्रॉब्लम कब आता है, जब आपका आयरन का लेवल जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो है वो प्लम्बिंग और लॉन्ड्री जो है वो दोनों ही फॉल्टी सिस्टम बन जाता है। तो सबसे पहले एक आयरन में ये ध्यान रखने का कि अनएरोबिक जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें फेरस आयरन होता ही है, मतलब कुछ कंटेंट तक होता है विथआउट, लेकिन उसकी इफेक्ट क्या होती है कि उसका कलर चेंज नहीं होता, वाटर में टर्बिडिटी वो प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, तो ये सारा होता है आयरन में। ऑन एक्सपोजर टू एटमोसफियर, यानी कि जब हम वो पानी को एटमोसफियर में खुला छोड़ देते हैं
तो फेरस आयरन का ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो फेरिक आयरन हो जाता है। उससे क्या होता है कि वाटर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है। आयरन ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है उसे भी मतलब प्रमोट करता है आयरन। और लॉन्ड्री और प्लम्बिंग फिक्सचर्स को अगर सही तरीके से हमें करना है तो उसका लेवल जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन का लेवल। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आयरन कंटेंट। उसके बाद जो है वो सोडियम सल्फेट एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड TDS। तो देखो अब ये क्या दिखता है, एट रूम टेम्परेचर द एवरेज टेस्ट थ्रेशोल्ड फॉर सोडियम इज अबाउट 200 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि थ्रेशोल्ड यानी कि 200 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ही आपको सोडियम का टेस्ट जो है वो पानी में आएगा। 200 मिलीग्राम पर लीटर तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट द टेस्ट इम्पेयरमेंट इज़ मिनिमल एट सल्फेट लेवल बिलो 250 मिलीग्राम पर लीटर। जो टेस्ट इम्पेयरमेंट है वो मिनिमाइज़ की जाती है कि अगर आप सल्फेट लेवल जो है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर से कम रखते हो, यानी 250 तक चल सकता है इम्पेयरमेंट। 200 से 250 तक क्या होता है कि टेस्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, लेकिन वो चल सकता है हमारे लिए। द पैलेबिलिटी ऑफ वाटर विथ TDS लेवल ऑफ लेस देन 600 मिलीग्राम पर लीटर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी गुड। देखो ये जो TDS लेवल है यानी कि सल्फेट और टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS जो है, TDS की वैल्यू 600 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो जनरली कंसिडर्ड एज अ गुड वाटर। तो अगर आपका TDS आप मेज़र करते हो कोई मशीन से कोई भी पानी का, तो अगर वो 600 मिलीग्राम पर लीटर से यानी कि पर लीटर में 600 मिलीग्राम TDS आपको मिलता है तो वो जनरली एज अ हम गुड वाटर यानी कि अच्छा पानी उसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो सोडियम सल्फेट एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी कि TDS जो है वो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब ये सारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए ये सभी को साथ में लिए हैं। जिंक टेस्ट थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ 4 मिलीग्राम पर लीटर। देखो 4 मिलीग्राम यानी कुछ नहीं हुआ। तो जिंक का टेस्ट पानी में कब आने लगता है कि जब 4 मिलीग्राम पर लीटर से उसका जो मतलब सेचुरेशन है वो बढ़ जाता है तब। मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन बिलो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर आर एक्सेप्टेबल। देखो मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही कम पानी में होना चाहिए, वो 0.1 mg से भी कम होना चाहिए तो ही पानी वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर 0.1 से भी ज़्यादा 0.1 मिलीग्राम से भी ज़्यादा बढ़ जाता है मैग्नीशियम तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। स्टेनिंग ऑफ लॉन्ड्री एंड सैनिटरी वेयर अकर्स एट कॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबव 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो लॉन्ड्री और सैनिटरी वेयर्स में स्टेन्स कब आने लगते हैं, जब आपका कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ जाता है। तो ये सारे जो आपको मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूट कितना मिलीग्राम से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो नुकसान करेगा और किससे नुकसान करेगा ये सब। द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एट कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफन लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्लॉक इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ वाटर बाय आयरन। देखो एल्यूमिनियम का अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पानी में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्लोड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फ्लोक पैदा कर देता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में। एंड डिस्कलरेशन ऑफ वाटर बाय आयरन, और आयरन से क्या होता है कि उसका जो है वो डिस्कलरेशन चालू हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए। जिंक का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन है वो 4 मिलीग्राम पर लीटर है। मैग्नीशियम का जो है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है। उसके बाद जो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर है और जो एल्यूमिनियम है वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए याद रखनी है। तो ये सारे अभी तक थे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ओके, कि जो पानी में मौजूद होते हैं और वो कितने मौजूद होते हैं वो हमें समझना चाहिए कि इतने से अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ही वो हमारे लिए थोड़े नुकसानदायक होते हैं। ओके, इससे अगर कम होते हैं तो वो वाटर जो है वो एक्सेप्टेबल होता है।
उसके बाद देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, अब ये देखो ये जो सारे हैं वो ऐसे हैं जो मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि बहुत ही छोटे टाइप के होते हैं। माइक्रो यानी कि छोटे, जिसे हम मतलब अभी खुली आँख से देख नहीं सकते। ओके, उसमें फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कितने होने चाहिए पानी में, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो देखते हैं। आइडियली ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट कंटेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइडियली तो हमें पता है कि ऐसे जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हम बोलते हैं कॉमनली, वो बराबर। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर में नहीं होने चाहिए। फेलियर टू प्रोवाइड एडेक्वेट प्रोटेक्शन विल एक्सपोज द कम्युनिटी टू आउटब्रेक ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस। देखो, अगर इससे हम बचते नहीं हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो बहुत सारे पानी से होने वाले जो रोग्स हैं, पानी से होने वाले जो डिसीजेज हैं, वो सारे हो सकते हैं। द प्राइमरी बैक्टीरियल इंडिकेटर रिकमेंडेड फॉर दिस पर्पज इज द कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ वॉल। देखो, अब ऐसा एक मतलब ग्रुप, एक इंडिकेटर जो है वो दिया है जिसे हम कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए। अभी कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है वो देखते हैं। कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म chosen as an indicator of fecal population rather than waterborne pathogens directly, because देखो कॉलीफॉर्म जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम फैकल पॉल्यूशन के इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। रैदर देन वाटरबॉर्न पैथोजेंस, वाटरबॉर्न यानी कि वाटर में जो पैथोजेंस जो मतलब क्रिएट होते हैं उससे ये अलग टाइप के होते हैं। ओके, तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो हमें देखना चाहिए। तो उसमें से वो कैसे मतलब बनते हैं वो देखते हैं। कॉलीफॉर्म आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ग्रेट एबंडेंस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। कॉलीफॉर्म जो होते हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन्स जो होती है, यानी कि हमारी जो मतलब पाचन क्रिया के लिए जो मतलब डाइजेशन के लिए जो होता है वो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। एन एवरेज पर्सन एक्सक्रिएट 200 to 400 BN पर डे। तो ये उसका यूनिट है 200 to 400। तो 200 यूनिट से 400 यूनिट जो है वो मतलब एक्सक्रेट करता है एक एवरेज पर्सन। सेकेंड थिंग इज दैट easily detected by cultural method as small as 1 bacteria in 100 milliliter। ओके, तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो कल्चरल मेथड से करते हैं। एज स्मॉल एज 1 बैक्टीरिया इन 100 ml, यानी ये जो बैक्टीरिया होता है वो 100 ml में एक ही होता है। दे सर्वाइव लॉन्गर देन द पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं जो वाटर में मतलब क्रिएट होते हैं, वाटर में ही वो बॉर्न होते हैं, उससे वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। कॉलीफॉर्म हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फोर्सेस ऑफ नेचुरल प्योरिफिकेशन देन वाटर बॉर्न पैथोजेंस। अब देखो, प्योरिफिकेशन वाटर की हम बात करें, जब हम प्योरिफिकेशन करते हैं तो ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस दे पाते हैं वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम को। इसलिए अगर आप वाटर प्योरीफाई भी करते हो तो कहीं ना कहीं पे वो कॉलीफॉर्म जो है वो रह जाता है, कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। और पैथोजेंस जो होते हैं वाटरबॉर्न पैथोजेंस, वो जो है वो उसमें मतलब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्योरिफिकेशन सिस्टम में भी बच जाते हैं आपके कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके लिए खतरा है। ओके, तो ये जो है कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना ज़रूरी है, और डिटेक्ट करने के बाद उसके लिए ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद है फेटल स्ट्रेप्टोकोसी। ओके, तो ये क्या है वो देखते हैं। वो हमने आगे भी दिखा था कि फैकल पॉपुलेशन, तो ये फैकल पॉपुलेशन मतलब मेज़र करने की एक मेथड है। इट रेगुलरली अकर इन फीसिस बट इन मच स्मॉलर नंबर देन ई कॉली। अब ये जो ई कॉली बैक्टीरिया जो होते हैं वो उससे स्मॉलर होते हैं और रेगुलरली जो होते हैं वो होते हैं। इट प्रेजेंस इन वाटर इज रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट कन्फर्मेटरी एविडेंस ऑफ रिसेंट फैकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। देखो, ये फैकल स्ट्रेप्टोकोसी जो होते हैं वो पानी में मौजूद होते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि अर्लियर यानी कि आगे के स्टेज में क्या हुआ है, फैकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर हुआ है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर जो है वो अकर हुआ है, ये बताते हैं। ओके,
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब देखो वायरल का आपने नाम तो बहुत सुना होगा। वायरोलॉजी जो है मतलब उसके ऊपर तो लैब भी बनी हुई है बहुत सारी कंट्रीज़ में। अभी रिसेंटली कोरोना भी में हमने देखा था कि जो चीन में वुहान की जो वायरोलॉजी लैब है, तो ये वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट पाने के लिए क्या है वो देखते हैं। disinfection with 0.5 milligram per liter of free chlorine residual after contact period of at least 30 minutes at pH of 8 is sufficient to inactive virus। देखो वायरस के लिए डिसइंफेक्शन जो करते हैं वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिड्यूल आफ्टर कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट एट pH 8, यानी 30 मिनट आप कोई भी फ्री क्लोरीन को अगर पानी के कांटेक्ट में लाते हो, pH आप 8 मेंटेन करते हो और उसका जो मतलब क्लोरीन का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर लेते हो, तो वो डिसइंफेक्शन है वो हो जाता है और कोई भी मतलब वायरस जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। दिस क्लोरीन फ्री रेसिड्यूल इज टू बी इंस्टिट्यूटेड in all disinfected supplies area suspected of endemicity of hepatitis E, यानी कि कोई भी मतलब हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस बी है, ऐसे सारे मतलब जो डिजीज़ होते हैं वो वाटर से होते हैं। तो ये वाटर से होने वाले डिजीज़ को कम करने के लिए हम क्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, इसलिए आप कोई भी प्योरीफिकेशन सिस्टम देखो उसमें क्लोरीन जो है वो ऑलवेज मौजूद रहता है। तो अगर हम ऐसे पानी को 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स जो है वो हम क्लोरीन के टच में रहने दें और पीएच जो है वो 8 मेंटेन करके रखें और क्लोरीन का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर अगर हम मेंटेन रखें, तो जो मतलब एक्टिव वायरस होते हैं वो पानी के इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके मतलब सिलेबस में नहीं भी हो सकती है, आपकी बुक में नहीं दी होगी, लेकिन ये मैंने एक्सटर्नली जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको कुछ बुक से ज़्यादा समझ में आए। ओके, अदरवाइज एग्ज़ाम में आप बुक में जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है केमिकल एस्पेक्ट्स। तो केमिकल में देखो हेल्थ रिस्क ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर डिफर्स फ्रॉम दैट कॉज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। देखो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उससे हेल्थ का रिस्क हो सकता है। ओके, इन ड्रिंकिंग वाटर डिफर्स फ्रॉम दैट कॉज्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उससे भी कई बार केमिकल एस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ते हैं। तो वो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं। दिस सब्सटेंस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं केमिकल एस्पेक्ट्स। उसके आपको मतलब एग्जांपल्स दिए हैं जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। सबसे फर्स्ट है आपका आर्सेनिक, उसके बाद कैडमियम, थर्ड है क्रोमियम, साइनाइड, फ्लोराइड, लीड, मर्क्यूरी एंड नाइट्राइट। ओके, तो ये सारे जो मतलब है वो आपके केमिकल एस्पेक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये सब्सटेंस जो है वो पानी में अवेलेबल है तो इसके प्योरिफिकेशन की जो मेथड है वो आपको यूज़ करनी है। ओके, तो ये सारे जो है वो केमिकल एस्पेक्ट्स है। तो ये सारे टॉक्सिक केमिकल से क्या हो सकता है कि हेल्थ का रिस्क भी हो सकता है। तो ड्रिंकिंग वाटर में ये जो होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स से जो है प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो वो ऑर्गेनिक भी होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं, दोनों टाइप के मतलब होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और ये उसके एग्जांपल्स है आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड, फ्लोराइड, लीड, मर्क्यूरी एंड नाइट्राइट। तो ये सारे जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये पानी में नहीं होने चाहिए, इसको आपको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में। ओके, तो इतनी चीज़ जो है वो आपको केमिकल एस्पेक्ट्स में याद रखनी है। अब ये जो केमिकल एस्पेक्ट्स जो है उसमें मतलब एक रिकमेंडेड मैक्सिमम लिमिट आपको दी हुई है ये टेबल में, वो देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस इन ड्रिंकिंग वाटर, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है यानी कि ये जो मतलब जो
पॉइजनिक यानी कि टॉक्सिक जो केमिकल्स है उसका मतलब आपको मैक्सिमम लिमिट दिया है कि इतना मैक्सिमम होना चाहिए तो परमिसिबल है। आर्सेनिक जो है वो 0.005 पार्ट्स होना चाहिए, पी यानी मतलब एक टाइप का यूनिट उसको दिया है। बैरियम जो होता है वो 0.01 होना चाहिए, कैडमियम 0.003, कॉपर 2, साइनाइड 0.07, फ्लोराइड है वो 1.5, लीड है 0.01, मर्क्यूरी 0.001 एंड निकल जो है वो 0.02। तो ये सारे मतलब आपको रिकमेंडेड मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, यानी कि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो आपको पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो केमिकली बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और आप अगर ऐसा पानी पीते हो तो आपको वाटर बॉर्न डिसीजेज होने की पूरी मतलब चांसेस है। ठीक है, उसके बाद जो है वो है लास्ट वाला अपना वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। ग्रॉस अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी आर मेजर्ड। ये अल्फा बीटा एक्टिविटी वन टाइप ऑफ रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की चीज़ें हैं। रेडियो एक्टिविटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट ओनली बी कीप्ड विद इन सेफ लिमिट, इट शुड ऑल्सो विद इन दोज लिमिट बी कीप्ड एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल। अब जो रेडियो एक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर में होती है वो हमें सेफ लिमिट तक रखनी है, ऐसा नहीं होता है। आगे हमने सब क्या देखा, वो सेफ लिमिट वाला देखा, लेकिन सेफ लिमिट से भी जितनी हो सके हमें उसको लो रखनी है रेडियोलॉजिकल एक्टिविटी को। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। देखो, अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे होता है वो आपको पता है कि जैसे न्यूक्लियर पार्ट्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियर पार्ट्स अगर पानी में घुल मिल जाते हैं या तो कोई मतलब न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो उसमें चला जाता है, तो आपका पानी रेडियो एक्टिविटी वाला हो जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी वाला पानी जो होता है वो आपके लिए बहुत ही मतलब नुकसानकारक होता है, और उस ये लेवल को हम जितना लो कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्वेरल, BQ। 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, तो ये जो उसको यूनिट दिया है रेडियो एक्टिविटी का पानी में। द पर्पज ऑफ गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द प्रपोज गाइडलाइन वैल्यूज आर ग्रोस अल्फा एक्टिविटी 0.1 बैक्वेरल पर लीटर एंड ग्रोस बीटा एक्टिविटी 1 बैक्वेरल पर लीटर। तो इसमें आपको ये जो एक्टिविटी हो दो पार्ट पे डिवाइड की है रेडियो एक्टिविटी की, एक अल्फा एक्टिविटी एक बीटा एक्टिविटी। तो जो अल्फा एक्टिविटी होती है वो 0.1 बैक्वेरल पर लीटर होनी चाहिए, और जो ग्रोस बीटा एक्टिविटी है वो 1 बैक्वेरल पर लीटर होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये आपको लिमिट दी हुई है, लेकिन हमको तो इससे भी बहुत सारा ज़्यादा लो जो है वो रेडियो एक्टिविटी रखनी है। तो अगर आपका पानी जो है मतलब रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे टेस्ट होता है तो आपको अल्फ़ा बीटा डिफाइन करने हैं, और अल्फ़ा एक्टिविटी जो है वो 0.1 मिलीग्राम बैक्वेरल पर लीटर से कम रखनी है, और जो ग्रॉस बीटा एक्टिविटी है वो 1 बैक्वेरल पर लीटर से कम रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ध्यान में रखनी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।